दोस्तों, मैं मनीषा यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माय डिजिटल लाइब्रेरी पर। तो आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय हिंदी के अंतिम पाठ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारा अंतिम पाठ क्या है। लेखन शिक्षण की विधियाँ और लिखना सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें। अब जैसे लेखन शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं और लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? बैठने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, सिरोरेखा, लिपि, अक्षर की सुडौलता और उपयुक्त नमूने। अभ्यास में क्या क्या है? सुलेख, अनुलेख और श्रुतिलेख। फिर तो चलिए देखते हैं ये सब मतलब इनके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो जैसे अपने विचारों, भाषों की अभिव्यक्ति लिपि के माध्यम से करना ही लिखना है। अब जैसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लिखना क्या है। लिखने का मतलब ही होता है कि जो लिखने वाला व्यक्ति है, जो मतलब करता है, जो व्यक्ति है, वो जब लिखना प्रारंभ कर रहा है तो वो क्या लिखेगा? अपने विचारों को ही लिपिबद्ध करेगा, अपने विचारों को ही स्पष्ट करेगा। उसके मन में जो भाव आ रहे हैं, जो विचार है, जो उसका ज्ञान है, उसी को वो लिपिबद्ध करेगा। तो उसी की अभिव्यक्ति जो है, उसके भावों, विचारों, ज्ञान की जो अभिव्यक्ति वो लिपि के माध्यम से करेगा। लिपि अगर वो हिंदी भाषा लिख रहा है तो देवनागरी लिपि में लिखेगा। देवनागरी लिपि तो वही लिपि के माध्यम से व्यक्त करना ही लिखना कहलाता है। प्रारंभिक स्तर पर भाषा की दक्षताओं में लेखन का स्थान सुनने, बोलने तथा पढ़ने के बाद आता है। सबसे पहला सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, तब जाके लिखना। किसी भी भाषा को सीखने के ये 4 आयाम कहलाते हैं। आगे चलकर सुनना, बोलना और पढ़ना साथ साथ चलता है। लिखने का काम करते समय भी हम किसी से बातचीत ही करते हैं। लिखने में अक्षर को अनुरूप बना लेना अनिवार्य है। हाथ की उंगलियों की मांसपेशियों को यथोचित घुमाने में दक्ष होना जरूरी है। अक्षरों को पढ़ने में कुशल होने पर लिखना आसान होता है, क्योंकि अक्षर की पहचान, ध्वनि और आकार मस्तिष्क में अस्थायी रूप से बन जाते हैं। पढ़ना और लिखना अलग नहीं है, बल्कि साथ साथ चलने वाली क्रियाएं हैं। लेखन 2 तरह का होता है। पहला, जिसमें हम किसी निर्देश का पालन कर रहे होते हैं, जैसे श्रुतिलेख लिखना। लेखन कैसे 2 प्रकार का होता है? जिसमें हम किसी की बातों को सुनकर लिखेंगे, एक वो हो गया जिसमें एक दूसरा वो होगा जिसमें हम खुद के भावों, विचारों को अभिव्यक्त करेंगे लेखन लिपि के माध्यम से लेखन करके, वो दूसरा प्रकार हो जाएगा। तो पहले प्रकार में क्या, जैसे श्रुतिलेख लिखना। श्रुतिलेख मतलब सुन के लिखना। अगर कोई कुछ बोल रहा है या विद्यालय में अध्यापक ही कुछ बोल रहे हैं जिसे सुनकर हमें लिखना है, तो वो हो गया श्रुतिलेख। सुलेख लिखना या कुछ और देख कर लिखना। श्रुतिलेख लिखना हो गया, सुलेख हो गया या बुक से कुछ देख के लिखना, ये पहले प्रकार में आता है। दूसरा रूप वह है जो मनन, चिंतन और सृजन के अधीन होता है। पहला तो वो है जो हम बचपन से ही करते हैं, टीचर्स जो बोलते हैं उसको हम सुन के लिखते हैं या बुक से देख कर लिखते हैं, वो सुलेख होता है। लेकिन दूसरा रूप जो है वो मनन, चिंतन और सृजन के अधीन होता है। मतलब हमारा मनन कैसा है, हमारा सोच कैसी है, हमारे चिंतन कैसी है और हमारी सृजन क्षमता कैसी है, हम किसी चीज़ का सृजन कैसे कर लेते हैं, कैसे शब्दों से करते हैं, कैसे विचार है हमारे, किसी के बारे में हम कितना सोच लेते हैं, उसके अधीन होता है। जिसमें अपने भावों, विचारों को वाक्यों या अनुच्छेदों में व्यक्त करते हैं। पहले रूप को यांत्रिक लेखन और दूसरे को रचनात्मक लेखन कहते हैं। यांत्रिक लेखन मतलब वो सुन के हम लिख रहे हैं, उसमें हमारा कुछ योगदान नहीं है। लेकिन दूसरा जो है इसे रचनात्मक लेखन कहते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं, कितना ज्ञान रखते हैं, कितनी सृजन क्षमता है, हमारा मनन कैसा, हमारा चिंतन कैसा, अपने भावों, विचारों को हम लिपि के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो वो रचनात्मक लेखन कहलाता है।
हमारी कक्षाओं में प्रायः यांत्रिक लेखन पर जोर होता है, जिसके कारण बड़े होने पर भी छात्र मौलिक लेखन में समर्थ नहीं हो पाता। ये आप सभी जानते होंगे कि बचपन से ही हमें जो बोला जाता बस वही सुन सुन के हम लिखने के आदी हो जाते हैं। या तो बुक से देख के लिखना, या कहीं से सुन के लिखना, या टीचर के बोलने पर लिखना, बस यही हमारे आदत में आ जाता है। और यही आदत बन जाने के कारण हम बड़े होने के बाद भी अपना चिंतन मनन मौलिक लेखन में समर्थ हम नहीं हो पाते हैं। यही आजकल देखा जा रहा है, छात्र जो है वो मौलिक लेखन में बहुत कम समर्थ होते हैं। जहाँ तक प्रारंभिक कक्षाओं की बात है, बच्चे निर्देशों के अनुसार लेखन करते हैं, क्योंकि इस समय उनके हाथ की सूक्ष्म मांसपेशियों के अभ्यास और अनुकूलन एवं स्मरण क्षमता को पुष्ट करने का समय होता है। बचपन में तो मान लीजिए निर्देशों के अनुसार ही लेखन होता है, क्योंकि उस समय जो मांसपेशियां हैं, जो सूक्ष्म मांसपेशियां हैं, हाथ है, उन्हें अभ्यास और अनुकूलन की ज़रूरत होती है, उन्हें स्मरण क्षमता को पुष्ट करना होता है। तो ये सब जो है हमें बच्चे में विकसित करना होता है, एक टीचर का ये कर्तव्य होता है। यहाँ प्रयास होता है कि छोटे छोटे परिचित वाक्यों से लेखन शुरू किया जाए एवं शब्द से होते हुए वर्ण तक पहुँचा जाए। इस स्तर पर बच्चा ध्वनि से प्रतीक चिन्ह को जोड़ता है तथा उस प्रतीक चिन्ह वर्ण को मन में पढ़ते हुए लेखन की क्रिया पूर्ण करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को अगर कलम मतलब कुछ भी अगर आपने कलम बोल दिया लिखने के लिए, तो वो ऐसे चिंतन करके पढ़ पढ़ के लिखेगा, क ल म कलम। उसकी लिखने की स्पीड मतलब जो कह लीजिए लिखने का जो तारतम्य होता है वो भी बहुत धीमा होता है, वो अभी लिखना सीख रहा होता है। अब मूल्यांकन रूप में हम क्या कह सकते हैं कि यांत्रिक लेखन क्या है। आप अपनी कक्षा में किस प्रकार का लेखन करना चाहेंगे। अब यहाँ पर हमें प्रश्न के रूप में बताया जा रहा है, या प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है कि लेखन पद्धति क्या है और आप अपनी कक्षा में बच्चों को किस प्रकार लेखन कराना चाहेंगे। देखिए अब आगे, लेखन सिखाने की विधियां निम्नवत हैं। पहला है सार्थक रेखाएं खींचने की विधि। सार्थक रेखाएं खींचने की विधि मतलब यह लेखन योग्यता निर्माण जो है अक्षर विन्यास की शिक्षा के बीच की कड़ी है। अक्षर विन्यास मतलब जब हम अक्षरों का विन्यास करेंगे तो सबसे पहला ये हमारा शुरुआती लेखन पद्धति है। मतलब जब हम रेखाएं खींचना, और शुरू में तो बच्चे बस पेंसिल या पेन जो भी लेके उसे बस इधर टेढ़ी आड़ी रेखा ही खींचते हैं, इधर उधर करते हैं। लेकिन जब वही हम सार्थक रेखाएं बच्चों को पहले खींचना सिखा देंगे तो वो होगा अक्षर का विन्यास, मतलब पहली कड़ी है एकदम। और दूसरा है खंडन लेखन विधि, मतलब सार्थक रेखाओं के पश्चात, मतलब जब सार्थक रेखाएं बच्चे खींचना सीख जाएंगे, शुरुआती दौर में बच्चे सीधी रेखा भी नहीं खींच पाते, लेकिन जब वो सार्थक रेखाएं खींचना, सीधी रेखा खींचना और एक पेन पेंसिल पकड़ने का ढंग, मतलब जब वो कुछ मतलब सीख लेंगे, उसके बाद दूसरा क्रम होता है सार्थक रेखाओं के बाद की विधि होती है अभ्यास ठीक करता। सार्थक रेखाओं के पश्चात इस विधि का अभ्यास ठीक रहता है। खंडन लेखन विधि का वर्ण लिखने के पूर्व उसके आधे हिस्से को अलग अलग लिखना सिखाया जाता है, अंत में पूर्ण रूप पर आते हैं। जैसे खंडन लेखन विधि में पहले तो हम सार्थक रेखाएं उन्हें खींचना सिखाएंगे, ये सबसे पहला आयाम है, सबसे पहली कड़ी है। दूसरा क्या है, खंडन लेखन विधि, मतलब जो वर्ण है उसे हम खंडित कर करके अलग कर करके लिखना उन्हें सिखाएंगे। जैसे यहाँ आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, पहले इस तरह, फिर इसमें एक बीच में पाई खींची, फिर तब जाके पूर्ण रूप से आ बनाना हम उन्हें सिखाएंगे। उसके बाद तीसरा आता है रेखा अनुसरण विधि। स्लेट, रेत, कागज या अन्य लिखे हुए वर्ण पर हाथ फेर कर लिखने को अनुकरण विधि कहते हैं। ये इससे आप सभी लोग परिचित होंगे कि बचपन में एक बुक होती थी, या टीचर ही हमें ऐसे बिंदु बिंदु करके दे देते थे, अक्षर के अनुरूप बनाकर हमें उसी पर रेखा खींचना होता है और उसी के द्वारा हमें अभ्यास करना रहता था। यह सबसे प्रचलित और प्राचीन विधि है। विद्यार्थी स्वयं या अध्यापक उसका हाथ पकड़कर रेखाओं का अनुसरण करते हुए वर्ण के रूप को उभारते हैं।
इन रेखाओं या बिंदुओं पर कलम की गति के संकेत भी दिए जा सकते हैं। अभ्यास पुस्तिकाओं में इस तरह के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जब हमारा शुरुआती दौर होता है, जब हम बहुत छोटे होते हैं, तो पहले टीचर्स या गार्जियन ही हाथ पकड़ कर उस पर लिखवाने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे जो है उस पर हम खुद लिखना शुरू कर देते हैं अभ्यास के द्वारा। अब चौथा है अनुलेख विधि। अनुलेख विधि में क्या है, यह रेखा अनुसरण विधि का अगला क्रम है। सबसे पहले तो हुआ हम सार्थक रेखा उन्हें खींचना सिखाएंगे, फिर दूसरा था खंडन विधि, वर्ण को खंडित कर करके सिखाएंगे, फिर उसके बाद बिंदु पे चलाकर ये रेखा अनुसरण विधि था, रेखा का अनुसरण करते हुए हम वर्ण को लिखना या अक्षर को लिखना सिखाएंगे। अब चौथा है अनुलेख विधि, यह रेखा अनुसरण विधि का अगला क्रम है। इनमें वर्णों को सुंदर और मोटे लेख में लिख दिया जाता है तथा छात्र उसको देख कर लिखता है। अब इसमें हम पूर्ण, जैसे थोड़ी जब हम बड़े क्लास में जाते हैं, थोड़ा सा 1-2 साल हो जाता है, तब हमें वो मोटा मोटा अक्षर एकदम लिख के, ताकि वो स्पष्ट दिखाई दे, लिख के दे देते, एक लिख देते हैं, बाकी देखकर पूरे लाइन में हमें लिखना होता है। आप लोग को भी याद होगा, सबने ऐसा किया है। इसके बाद आता है स्वतंत्र लेखन विधि। स्वतंत्र लेखन विधि में क्या है, बिना वर्ण देखे लिखना। स्वतंत्र लेखन विधि नाम से यह स्पष्ट है, मतलब स्वतंत्र। अब हम बिना देखे ही लिखना सीख जाते हैं। वर्णों की ध्वनि को सुनकर श्रुति लेख के रूप में लिखना भी इन्हें लिखा जाता। श्रुति लेख मतलब स्वतंत्र लेखन विधि मतलब अब तक तो सबसे पहले हमने रेखा खींचना सीखा, फिर खंडन विधि के द्वारा हमने वर्णों को खंड खंड करके सीखा, फिर रेखा अनुसरण विधि से सीखा, मतलब बिंदु बिंदु करके टीचर्स दे देते थे, उस पर हाथ पकड़ के चलवाते थे, फिर धीरे धीरे हम वो अपने से करने लगते थे। फिर उसके बाद अनुकरण द्वारा, मतलब वो पूरा लिख के दे देते थे, उसे हम देख देख के लिखते थे। अब ये है स्वतंत्र लेखन विधि, अब वो बोलेंगे और हम लिख लेंगे, वर्णों को ध्वनि को सुनकर हम लिख लेंगे, जिसे श्रुति लेख भी कहते हैं। अब तुलना विधि। तुलना विधि है किसी दूसरी भाषा की लिपि के वर्णों से तुलना करते हुए लिखना। यदि अध्यापक को स्वयं कई लिपियों का ज्ञान है तो वह विद्यार्थी का मार्गदर्शन कर सकता है। जैसे गुजराती, बंगाली और देवनागरी के कई वर्ण परस्पर मिलते जुलते हैं, अतः परस्पर तुलना कराकर लिखना सिखाया जा सकता है। ये हो गई तुलना विधि। तुलना विधि मतलब अगर टीचर्स को अन्य भाषा का ज्ञान है तो वो उससे तुलना करके अपनी भाषा के वर्णों को जो मिलता जुलता है उसे तुलना कर करके बच्चों को सिखा सकता है। अब सातवां है पेस्टालिज की रचनात्मक विधि। ये पेस्टालिज जो है ये कोई वैज्ञानिक रहे होंगे हिंदी के भाषा विकास से संबंधित। तो इस विधि में पहले वर्ण लेखन में उपयोग होने वाली विभिन्न रेखाओं, वृत्तों आदि का वर्गीकरण कर सिखाया जाता है। यह वर्गीकरण लेखन की सुविधा के अनुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि के वर्णों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे क का इसमें दिया है। क में जैसे न, म, ग, त, ल और त्र। मतलब इस विधि में कहा जा रहा है कि लेखन में उपयोग होने वाली विभिन्न रेखाओं, जो रेखा मतलब इस वर्ण में उपयोग हो रही है, वृत्त जो उपयोग हो रहा है आदि का वर्गीकरण कर सिखाया जाता है। यह वर्गीकरण लेखन की सुविधा के अनुसार होता है। जैसे ख, व, ब, क, ग में प, फ, श, यही है। उसके बाद है मांटेसरी विधि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। सर्वप्रथम लिखना सिखाने में ज्ञान इंद्रियों का सहयोग लेने वाली विधि, जिसमें गत्ते, लकड़ी आदि के कटे अक्षर पर बच्चे उंगली फेरते हैं तथा बाद में लिखते हैं। छोटे बच्चों के लिए यह रुचिकर विधि है। मतलब इसमें जो वर्ण या अक्षर हमें लिखवाना होता है उसे गत्ते या लकड़ी पर उसी आकार का कटे अक्षर होते हैं और उस पर बच्चे उंगली फेरते हैं, फिर लिखना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद है जेकाटाट पद्धति। इसमें
बालक स्वयं अपना सुधार करता है। इस विधि में बच्चे के समक्ष पूरा वाक्य रखा जाता है। वे अनुकरण करके एक एक शब्द को लिखते हैं और मूल से मिलाकर उसकी अशुद्धि का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तथा अनुकरण के पश्चात उनमें मूल वाक्य लिखवाया जाता है। तो इसमें जो है बच्चा स्वयं सुधार करता है। वो जब वाक्य इसमें पूरा लिखवाया जाता है तो वो एक एक शब्दों का विश्लेषण या अनुसरण करते हुए शब्द लिखता है और अशुद्धि का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है और फिर उसमें सुधार करता है। अन्य विधियां कौन कौन सी हैं? इसके अतिरिक्त विश्लेषण, संश्लेषण, परंपरागत, समान आकृति वर्ण समूह, चित्राक्षर आदि विधियों का भी उपयोग मिलता है। अब मूल्यांकन में हम कह सकते हैं कि वर्णों पर हाथ फेर कर लिखने की विधि, खंडन लेखन, सार्थक रेखाएं खींचने की विधि, रेखा अनुसरण, अनुलेख, इतना इसमें आ गया। दूसरा है पेस्टालीज की रचनात्मक विधि। स्पष्ट कीजिए छोटी कक्षाओं में लेखन की कौन सी विधियां उपयोग हो सकती हैं। यहाँ पे हम आपको प्रश्नों के बारे में बता रहे हैं। मूल्यांकन में जैसे ये सब प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए हैं कि पेस्टालॉजी की रचनात्मक विधि क्या, स्पष्ट कीजिए। छोटी कक्षाओं में लेखन की कौन सी विधियां उपयोग की जाती हैं। तो छोटी कक्षाओं में लेखन की कौन सी विधियां उपयोग की जाती हैं? सार्थक रेखाएं खींचने की विधि, खंडन विधि, रेखा अनुसरण, यही सब तो उपयोग की जाती हैं छोटी कक्षाओं में। अब लेखन से पूर्व तैयारी कौन कौन सी होनी चाहिए? लेखन से पूर्व तैयारी, लेखन के लिए बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने हेतु लेखन से पूर्व कुछ अभ्यास कराना जरूरी होता है। इन अभ्यासों द्वारा बच्चों के हाथों की मांसपेशियों को मजबूत बनाया जाता है। बच्चों के हाथ एवं आंखों से संतुलन एवं उंगलियों की पकड़ और उनके संचालन में कुशलता लाने के लिए ये अभ्यास अवश्य कराए जाने चाहिए। अब ये अभ्यास कौन कौन से हैं देखते हैं। मिश्रित बीजों, दाल, चावल, सरसों आदि को अलग अलग करवाना। मतलब जब बच्चा एकदम छोटा होगा, जब प्रारंभिक स्तर पर होगा, तो उसको लिखने के योग्य बनाने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से, मतलब शारीरिक हाथ की मांसपेशियां जो है उन्हें मतलब कार्य में लाने के लिए, पेन पकड़ने के योग्य बनाने के लिए, और उन्हें मानसिक रूप से कैसे तैयार करेंगे उसकी विधि यहाँ दी जा रही है। जिसमें पहला है मिश्रित बीजों, जैसे दाल, चावल, सरसों, ये सब है, उनको हम अलग अलग करवाएंगे, तब वो उस पर ध्यान एकाग्रित करेंगे, तब अलग अलग वो करेंगे। बीज को पतले मुंह वाले बोतल शीशी में भरवाना। अब जैसे कोई बीज है, उसे कोई पतली शीशी है उसमें भरवाना, तब उनके लिए वो बड़ी चीज़ें हैं। जब वो पूरा ध्यान उस पर देंगे, पूरा ध्यान एकाग्रित करेंगे, तभी वो भर पाएंगे, नहीं तो गिरा देंगे। सुई में धागा डलवाना। अब छोटे बच्चे कहाँ सुई में धागा डालना, अगर वो डाल रहे हैं तो मतलब अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं। इंक पैड पर अंगूठे को रख कर अंगूठे पर स्याही लगाकर पेपर पर छाप लगवाना। छाप पर जगह जगह रेखा बिंदु लगाकर कीट पतंगे, पशु पक्षी आदि का रूप बनाकर और रोचक बनाया जा सकता है। ये सब चीज़ें हम प्रारंभिक स्तर के बच्चों से करवाएंगे। फल, फूल, आयत, वृत्त, पशु पक्षी आदि के रेखांकित और रंग देकर उस आकृति से मन चाहे रंग भरवाना। ये सब जो है हम प्रारंभिक स्तर के बच्चों को लिखने से पहले शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें तैयार करेंगे। उसके बाद आगे है वर्णों की आकृतियों में रंग भरवाना। किसी चित्र के 4, 5 या अनेक भाग के काट कर चित्र आकृति पूरा करवाना। अखबार पत्रिकाओं से स्वयं चित्र काटना। रेत की पट्टी पर उंगली से मनचाही आकृति बनवाना। विविध प्रकार की आड़ी, तिरछी, सीधी लकीरें, गोले, अर्धगोले की आकृति बनवाना। मतलब ये सब हम उन्हें लिखने से पहले जो है ये सब करवाएंगे और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करेंगे कि कोई भी वर्णों की आकृति में, मतलब कोई भी वर्ण है उसकी आकृति हमने बनवा दी है, उसमें बच्चे से रंग भरवाएंगे। 4, 5 कोई भी चीज़ है जिसे हमने काट कर इधर उधर कर दिया, उसे एक आकृति में उनसे पूरा करवाएंगे। अखबार से पत्रिकाएं, अखबार से उन्हें कुछ काटने को देंगे। रेत की पट्टी पर उंगली से उन्हें मनचाही आकृति बनाने देंगे। आड़ी, तिरछी लकीरें, गोला, अर्धगोला, ये सब आकृतियां खिंचवाएंगे। अब मूल्यांकन दे रहा है कि लिखने से पहले तैयारी से क्या आशय है।
तो इसमें आपने इससे पहले देखा ही कि लिखने से पहले तैयारी का क्या आशय होगा और उसके कौन कौन से आयाम है जिसे हमें बच्चे को करवाना चाहिए। अब इसके बाद आता है लिखना सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें। ये महत्वपूर्ण है कि मतलब लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला है बैठने का ढंग। बैठने का ढंग जो है वो लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब लिखना सिखाने के पूर्व सीधे बैठने का अभ्यास कराना आवश्यक है। झुककर बैठने से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। इसके अतिरिक्त आंखों पर अधिक बल पड़ता है। यदि चौकी, पीढ़ा, टेबल आदि ना हो तो भूमि पर बायां घुटना मोड़कर वज्रासन में बैठकर दाएं जंघे पर स्लेट या कॉपी रखकर लिखना चाहिए। मतलब हम ऐसे पूरा बैठ के दाएं जगह पर लिखकर कॉपी सीधे एकदम होकर लिखेंगे ताकि आंखों पर भी ज़्यादा जोर ना पड़े और हमारी रीढ़ की हड्डी पर भी कोई प्रभाव ना पड़े, हम एकदम सीधे बैठेंगे। कॉपी को टेढ़ा करके लिखना गलत होता है। बहुत बच्चे होते हैं कॉपी को पूरा उल्टा कर लेते हैं और ऐसे लिखते हैं इस साइड से, लेकिन वो गलत होता है। कॉपी को सीधा करके और एकदम सीधे होके अच्छे ढंग से लिखना चाहिए। अब दूरी की बात करते हैं कि सीधे बैठकर पटिया, स्लेट या कॉपी को आंखों से 35 सेंटीमीटर या 14 इंच की दूरी पर रखकर लिखना चाहिए। ये बच्चों को हम बचपन से ही इसका अभ्यास कराएंगे, बचपन से ही इसकी आदत डालेंगे बच्चों में। उसके बाद कलम पकड़ने का तरीका। कलम पकड़ने का तरीका क्या होगा? कलम को सही तरीके से पकड़ा जाए। कलम तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे, मतलब अंगूठा और अंगूठे की बाद वाली उंगली और तीसरी, ये जो मध्यमा है, इन तीनों से तीनों के बीच हो और बीच से 1 इंच ऊपर हो। मतलब एकदम नोक पे हम नहीं पकड़ेंगे। पेन कलम जो हो वो नीचे से कम 1 इंच ऊपर हो। कलम इस प्रकार पकड़ी जाए कि उंगलियों को वर्णों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके। हाथ को कनिष्ठिका के सहारे पुस्तिका पर घुमाया जाना चाहिए। मतलब हाथ को पुस्तिका पर कैसे घुमाएंगे? ये जो कानी वाली लास्ट वाली उंगली है कनिष्ठिका, इससे घुमाते हुए। हाथ की कोहनी शरीर की ओर ही रहनी चाहिए। इसे दूर करके तिरछे ढंग से चलाना उचित नहीं है। लिखते समय कलाई घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कलाई लेखन के साथ आगे चलाया जाना चाहिए। कलाई को बस ऐसे से हम घुमाएंगे नहीं, बस उसे आगे चलाएंगे। हथेली को तभी पीछे हटाना चाहिए जब नई पंक्ति आरंभ करना हो। तो ये हो गया कलम पकड़ने का सही तरीका। उसके बाद आता है सिरोरेखा। वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को सिरोरेखा कहते हैं। वर्ण कुछ भी हम लिख देते हैं उसके ऊपर जो एक पाही खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं, उसी सिरोरेखा कहते हैं। वर्णों पर सिरोरेखा का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। सिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों ओर वर्ण की चौड़ाई की 1/3 निकली होनी चाहिए। मतलब पूरा वर्ण जब हम लिख ले तो उसके साइड से कम 1/3 उस पूरे हिस्से का निकला होना चाहिए। वर्ण बाएं से दाहिनी ओर लिखे जाते हैं। वर्ण एक सिरोरेखा लगाने के बाद मात्रा लगानी चाहिए। मतलब कोई भी वर्ण हम लिख लेते हैं तो उस पर सिरोरेखा लगाकर उसके बाद ही मात्रा लगानी चाहिए। इसके बाद है अक्षर की सुडौलता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक अक्षर को बनाने का एक विशेष तरीका है। जब अक्षर सही तरीके से बनाए जाते हैं तो वो देखने में सुंदर सुडौल लगते हैं। उदाहरण के लिए क वर्ण को बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि क के बीच की पाई के बाईं ओर का भाग पाई के बीचों बीच और सुंडिका दाहिनी ओर मध्य भाग से निकलकर मध्य पाई के बराबर लटकाई जाएगी। बाएं और दाएं दोनों तरफ की मोटाई बराबर होनी चाहिए। अब इसमें बताया जाए, जैसे हम क लिखते हैं तो जो बीच की पाई है उसके बाद उसके बीचों बीच वो गोलाकार होना चाहिए और जो सुंडिका लटकती है वो दोनों जो है बराबर होनी चाहिए। उसके बाद है जैसे ये लिखने के गलत तरीके हैं, जैसे कुछ यहाँ पे तरीका दिया गया है कि कैसे लोग गलत कर देते हैं।
उसके बाद इसी प्रकार ख बनाते समय ध्यान रखना होगा कि ख में र का निचला सिरा व के निचले भाग से जोड़कर ख अक्षर बनता है। मतलब र का व में जो है वो जाकर जुड़ा हो। अगर र और व ऐसे लिख देते हैं तो वो भ्रम उत्पन्न कर देता है कि र है कि ख है, वो अशुद्ध होता है। उसके बाद ग में एक छोटी और दूसरी उसमें बड़ी पाई और छोटी लाइन में एक गोल घुंडी बनी होगी। मतलब आगे का जो होगा वो छोटा होगा जिसमें घुंडी बनती है और पीछे वाला थोड़ा बड़ा होगा पाई। घ वर्ण को बनवाने के लिए घ के दो मोड़ों में पहला मोड़ पाई के आधे भाग और दूसरा मोड़ भी आधे भाग से शुरू होकर नीचे की खड़ी पाई से थोड़ा ऊपर ही रहेगा। इसकी अंत पाई दोनों मोड़ों से थोड़ा सा नीचे रहेगी। मतलब नीचे का ये जो हम घुमा रहे हैं वो थोड़ा ऊपर ही घुमाएंगे, ये नहीं कि नीचे तक पूरा ला देंगे, वो उसके थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए। अंगा की आकृति 3/4 भाग में होनी चाहिए। मतलब ऊपरी भाग जो है 3 और नीचे भाग थोड़ा उससे घुमा कर इधर होना चाहिए, 3/4 भाग में होगी। उसके बाद यहाँ पे मूल्यांकन किया जा रहा है कि मतलब कॉपी या स्लेट से आंखों की कितनी दूरी होनी चाहिए, 35 सेंटीमीटर और इंच में 14 इंच। लिखते समय सही ढंग से क्या क्या समस्याएं आती हैं, ये सब प्रश्न दिए जा रहे हैं। अब हम लेखन के अभ्यास में क्या क्या देखेंगे। पहला है सुलेख। गांधी जी ने लिखा है, सुंदर लेख के बिना शिक्षा अपूर्ण है। सुंदर लेख ही सुलेख है। स्पष्ट, पठनीय एवं आकर्षक लिखावट सुलेख की आधारशिला है। यहाँ पर देखिए गांधी जी के बातों को ज्यों का त्यों रखा गया है और इसे उद्धरण चिन्ह में, दोहरा उद्धरण चिन्ह में रखा गया है, जो मैंने आपको इससे पहले विराम चिन्ह में बताया था। सुंदर लेख ही सुलेख है। स्पष्ट, पठनीय एवं आकर्षक लिखावट सुलेख की आधारशिला है। लिपि प्रशस्ता शुम्नोवलेत केशाम ना चिंताशी मुदा करोति। अर्थात सुंदर लेख सुमन और लताओं की भांति भला किसके मन को मुग्ध नहीं करते। आज के तकनीकी युग में जहां हाथ से लिखना कम हो गया है, सुलेख पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तथापि सुलेख का महत्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी परीक्षाओं में या अच्छे नंबर दिलाने के लिए लेखन को पढ़ने की रुचि जगाने में सहायक होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जिसका सुलेख मतलब सुंदर लिखावट जिसकी होती है उसके परीक्षा के अंक भी अच्छे आते हैं, और सुंदर लेख होने पर पढ़ने के लिए मन इच्छुक भी होता है, ध्यान भी आकर्षित होता है कि कितना सुंदर लिखा है, उसमें पढ़ने में भी रुचि आती है। अब सुलेख की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। वर्णों की सुडौल आकृति, वर्णों की उचित लंबाई, मतलब सुडौल आकृति होनी चाहिए, उचित लंबाई होनी चाहिए, उसमें सिरोरेखा होनी चाहिए, उनके अंग प्रत्यंग का सही अनुपात होना चाहिए, तभी अक्षर जो है वो सुंदर होगा। उसके बाद है वर्णों का मानक रूप और शुद्ध वर्तनी। उनका मानक रूप, शुद्ध रूप क्या है और शुद्ध वर्तनी उसकी क्या है, ये पता होना चाहिए। वर्ण से वर्ण तथा शब्द से शब्द के बीच की सुनिश्चित दूरी पता होनी चाहिए कि एक वर्ण से दूसरे वर्ण में कितनी दूरी होगी, एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच कितनी दूरी होगी। पृष्ठ के अगल बगल तथा ऊपर नीचे हंसिया होना चाहिए। बहुत धीमी गति से लिखा जाने वाला सुलेख अपना महत्व खो देता है। अगर आप बहुत सुंदर लिखते हैं लेकिन बहुत धीमी गति से लिखते हैं तो उसका कुछ महत्व नहीं रह जाता। चतुस्तरीय लेखन अभ्यास, सुवाच्यता, सुंदरता और उचित गति होनी चाहिए। इसके बाद आता है अनुलेख। अनुलेख का तात्पर्य उस लेख से है जिसे छात्र किसी नमूने को देखकर लिखता है। अनुलेख के लिए प्रायः अभ्यास पुस्तिकाओं में ऊपर की एक पंक्ति में कुछ वर्ण, शब्द या वाक्य लिखे होते हैं, नीचे की पंक्तियां रिक्त पड़ी रहती हैं। छात्र उन्हें देख देख कर रिक्त पंक्तियों के बीच स्वयं लिखते हैं। हस्तलेख सुधार में अनुलेख का विशेष महत्व है। बचपन में ये किताब हमारे पास होती थी कि ऊपर की लाइन पे कुछ लिखा होता था और सभी रिक्त होते थे, जिसे देखकर हम उसे पूरा करते थे, यही अनुलेख कहलाता है। और ये हमारे लिखने में लिखावट में सुधार करता है। अनुलेख का इसी में विशेष महत्व है।
उसके बाद है श्रुति लेख, मतलब सुनकर लिखना। सुनकर लिखे हुए लेख को श्रुति लेख कहते हैं। अध्यापक या कोई छात्र बोलता है एवं अन्य छात्र उसे लिखते हैं। इसमें अध्यापक केवल सुलेख पर ही नहीं बल्कि उसके साथ ही साथ शुद्ध लेख, लेख स्पष्ट तथा उचित गति के साथ रहता है। शीघ्रता, सुंदरता और शुद्धता के साथ लिखा हुआ लेख ही वास्तव में श्रुति लेख है। श्रुति लेख के उचित अभ्यास से बच्चों की श्रवण इंद्रिय, दृश्य इंद्रिय तथा हाथ की उंगलियों के संतुलन का अभ्यास होता है। साथ ही वर्तनी आदि की जानकारी का मूल्यांकन भी हो जाता है। श्रुति लेख का अपना एक महत्व है कि मतलब जब हम सुनकर लिखते हैं तो हमारे सुनने की जो क्षमता में विकास होता है, देखने की क्षमता में विकास होता है, हमारी वर्तनी शुद्ध होती है। और उसका महत्व मतलब यही है कि उसका उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम उसे सही समय सुंदर लेखन में और अच्छे से वर्तनी शुद्ध हो। जब हमारे ये सब कारण जो पुष्ट होते हैं तभी उसका उद्देश्य जो है पूर्ण होता है। इसके बाद मूल्यांकन में हम कह सकते हैं कि सुलेख और अनुलेख का मूल्यांकन लेखन के साथ साथ ही चलते रहना चाहिए। वर्णों को बनाने, मात्रा लगाने, सिररेखा लगाने, विराम चिन्हों के प्रयोग, हसिया, वर्ण से वर्ण, शब्द, वाक्य की दूरी आदि बिंदुओं पर अध्यापक को सचेत रहना होगा। आवश्यकता पड़ने पर संशोधन तुरंत होना चाहिए। केवल गलत चिन्ह लगाकर ही छोड़ देना ठीक नहीं है, बल्कि शुद्ध करके लिखना होगा। मतलब मूल्यांकन में हम ये कह सकते हैं कि यदि सुलेख या अनुलेख किसी दोनों का मूल्यांकन तो साथ साथ ही चलता है। अनुलेख मतलब किसी चीज को देख कर लिखना और सुलेख भी वही हुआ। तो उसमें जब गलती होती है, जब बच्चे उसे देख देख कर लिखे होते हैं और टीचर से जब कॉपी चेक करवाते हैं तो टीचर का ये दायित्व तो बनता है कि उसे बस गलत करके वो ना छोड़ दे, उस पर बच्चे को अच्छे से समझाए और बताए कि ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता। उसका संशोधन उसे तुरंत करना चाहिए। गलत चिन्ह लगाकर छोड़ देने से लिखना जो है शुद्ध नहीं होगा, बच्चे में सुधार नहीं होगा। श्रुति लेख में मूल्यांकन का विशेष महत्व है। इसमें वर्णों की बनावट, लिखने का तरीका, वर्तनी की शुद्धता सभी पर ध्यान रखना आवश्यक है। जिन शब्दों में अशुद्धियां अधिक होती हैं उन पर अलग से अभ्यास जरूरी होता है। मतलब अगर जो बच्चा जिस शब्द को बार बार गलत कर रहा है या जिस वर्ण को वो लिखने में सुधार नहीं कर पा रहा है, उसे विशेष रूप से उस शब्द को या उस वर्ण को हमें बच्चे से उस पर कई बार अभ्यास कराना चाहिए ताकि वो उसे सही ढंग से लिखना सीख जाए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और प्रथम सेमेस्टर की हिंदी भी आज समाप्त होती है। अब अगले वीडियो में हम सेकंड सेमेस्टर की हिंदी के सिलेबस पर चर्चा करेंगे, तो देखना ना भूलें, बने रहें हमारे साथ।